हम लोग जो बात कर रहे थे रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री, और बहुत इंटरेस्टिंग है कि हिस्ट्री का कंसेप्ट में सबसे पहले हम सोर्स की बात कर रहे हैं और यहीं से कंसेप्ट शुरू हो जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट में कंसेप्ट का कंसेप्चुअलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, खासकर इंडियन हिस्ट्री, इसके बारे में जब हम बात कर रहे थे, पहले भी हमने बात किया है, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का हिस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हमने ये समझा कि टेक्स्ट और लिटरेचर का क्या रोल होता है, और इसी कंसेप्ट के आगे में हम लोग एक इस कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं कि वेदा का क्या रोल है हमारे हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग में। हाउ मच रिलायबल, हाउ मच इफेक्टिव द सोर्स इज टू अंडरस्टैंड द एंशिएंट इंडिया। संस्कृत के अदर एपिक्स भी हैं, महाभारत है, रामायण है, और इसको हम जोड़ते हैं आर्कियोलॉजी के साथ में। डेफिनेटली हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ से दूसरी बात यह है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं। वेदा जो हम लोग श्रुति और स्मृति, इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको भी समझेंगे वेदा को। और हमने बताया था पहले भी कि वेद के बारे में एक टाइमिंग हम अप्रोक्सीमेशन करके बताए हैं 1500 BC। कन्वीनियंट टाइमिंग दे रहे हैं इसको। कन्वीनियंट टाइमिंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन पे ही अभी रिसर्च चल रहा है। हड़प्पा के लिए कन्वीनियंट टाइम हम लोग देते हैं कि 1800 BC में जाके ख़त्म हो गया, और इसके साथ साथ आर्यंस का आगमन हो रहा है, इसीलिए 1500 BC दे रहे हैं। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में थोड़ा जाएंगे, बाद में इस पर और डिस्कस करेंगे। मे बी दिस टाइम में गो बैक, इसे पीछे भी जा सकता है। मैन का जो हिस्ट्री है वो क्या हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि 2 लाख ईयर्स अगो, 2 लाख। तो 2 लाख ईयर्स अगो मैन जो है होमो सैपियंस के साथ और भी इसके कजन्स थे, नहीं, होमो हैबिलिस थे, होमो इरेक्टस थे, नियंडरथल मैन थे, क्रो मैग्नन मैन थे, तो ये सभी थे। 6-7 कजन के साथ मैन था। और प्रारंभिक अवस्था से सिविलाइजेशन की अवस्था में आने पर जो हम बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं कि 2 लाख से हम लेके कहाँ पर पहुँच जा रहे हैं सीधे सीधे कि भाई 7500 BC के आसपास में हम मानते हैं कि सिविलाइजेशन हमारा जो प्रेजेंट फॉर्म है वो शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में हम लोग वेदा की बात कर रहे हैं, ठीक है, 7500 to 1500 BC में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेदा पर। द हिंदू ट्रेडिशन वेदा हैव द स्टेटस ऑफ श्रुति। हमने क्या बताया? श्रुति। श्रुति का मतलब क्या हुआ? सुनना। सुनना मतलब कि वेद जो है उस समय बुक तो भाई ये कब आया? न्यूज पेपर, जो पेपर का आविष्कार चाइना में कब हुआ? 2nd सेंचुरी BC में, 2nd BC, 200 BC रख लीजिए अप्रोक्सीमेटली। हम तो 1500 BC में तो पेपर है ही नहीं। भोजपत्र पे बाद में लिखा गया। लिखने की परंपरा जो वो भी 2 लाख सेकेंड 200 से के आसपास में ही हुआ है। तो हिंदू ट्रेडिशन वेदा को श्रुति के फॉर्म में आया कि गुरु ने शिष्य को पढ़ाया, शिष्य ने अपने शिष्य को फिर गुरु बन के पढ़ाया, और एक ट्रेडिशंस के तौर पे चला आया, बाद में लिखा गया। दे आर थाउट टू एम्बॉडी एक्सटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंट ट्रूथ। कि ये वेदा क्या है कि भाई हम लोग इटर्नल ट्रूथ, इटर्नल सत्य, और हम लोग प्रकृति की जो शक्तियां हैं, वॉट एवर द नेचुरल फोर्सेज आर देयर, उसके बारे में वेदा में बात करते हैं। सेल्फ एग्जिस्टेंट ट्रूथ रियलाइज्ड बाय ऋषि, स्टेट ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन करके जिस ट्रूथ तक पहुंचे, इसके साथ इन्होंने ऋचाओं को लिखा। और रिवील टू देम बाय द गॉड्स। तो यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं कि द कैटेगरी ऑफ स्मृति। अब श्रुति हमने अपने शिष्य को बताया, और शिष्य उसको याद रखे, तो स्मृति। तो श्रुति एंड स्मृति, सुनना और याद रखना,
याद रखने के बाद तो कुछ कॉन्सेप्ट कभी कभी बदल भी जाते हैं ना। तो इसमें जो है स्मृति हम लोग कहते हैं कि याद रख जितने रखे गए थे वेदांगा बना, बाद में पुराना आ जाए। तो पुराण का जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट हम बता रहे हैं कि पुराण ऐसा नहीं कि 1500 BC, पुराण तो 500 AD तक भी लिखे जा रहे हैं। एक पुराण के बारे में जिक्र आता है कि ये तो 1000 AD, मतलब कि इस्लाम हिंदुस्तान में आ चुका है, उसके बाद भी जो है आपको पुराण लिखे जाए गए हैं। तो 1000 में तो पुराण का एक ट्रेडिशन चलता है कि आप BC 2nd 3rd सेंचुरी BC से लेते हुए अब पुराण जो है गुप्ता पीरियड में काफी लिखे गए और 18 महापुराण है। अगर कहेंगे तो पुराण कितने, तो 108 है। और सबको किसने लिखा है, तो व्यास। तो जो स्वाभाविक है कि एक व्यास तो रहे नहीं होंगे कि एक पराशर मुनि के पुत्र व्यास, यही तो नहीं रहे होंगे। व्यास की एक परंपरा रही होगी जो कि बहुत बहुत समय में पुराणों को लिखते चले गए हैं। अभी भी आप देखेंगे गांव वगैरह में जो हारमोनियम बजा के गाना गाते उसको व्यास जी बोलते हैं, जो प्रवचन करते हैं उनको व्यास जी बोलते हैं। मतलब व्यास की एक परंपरा अभी तक चली आ रही है अगर हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल समझे तो। वेदा कम्स फ्रॉम द रूट विद, विद मीन्स टू नो, नॉलेज। 4 वेदा हैं, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। याद रहेगा आपको, हमेशा याद रहता है, बुक पढ़ना है, याद तो रखना ही होगा। ऋग वेदा वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएट्री है, सबसे पुराना जो है ये पोएम है, सबसे पुरानी कविता है, सबसे पुराना काव्य है इनकी ऋचा है ऋग वेदा का, जिसमें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी एंड फिलोसफिकल डेप्थ है। हर वेदा जो ये 4 पार्ट्स जो कि एक दूसरे से ब्लेंड करते हैं। कौन कौन से पार्ट है भाई, ये समझिए। संहिता, संहिता आपसे पूछा जाता है, यूपीएससी ने पूछा है संहिता क्या है, तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पार्ट है। संहिता क्या है, सबसे पुराना पार्ट है, जिसमें कि हाइम्स है, प्रार्थना है, मंत्र है ना। तो संहिता, जैसे गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं, संहिता। ओके, नेक्स्ट कम द ब्राह्मण। ये ब्राह्मण को आप कास्ट ब्राह्मण मत देखिएगा, ये ब्राह्मण क्या है कि प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ द संहिता। इस संहिता को समझाया जाता है, पोएट्री में नहीं, प्रोज में। मान लिया कि संहिता हमने पढ़ा, अगर मान लिया मैं आपको बताऊं कि ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, इन शब्दों का क्या मीनिंग है, तत्सवितुरेण्यं, तो हम उसका मीनिंग समझाए तो ये हो जाएगा ब्राह्मण। ये ब्राह्मण वहां से आता है कि संहिता को जो समझाए, डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन, उसका डिटेलिंग करे। और उसमें देखेंगे ऋग वेदा में बहुत सारे सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स है, सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि प्रकृति से मनुष्य को डर लगता है। जब भय होता है तो आदमी उस भय से मुक्ति के लिए किसी न किसी प्रकृति के फोर्सेज को अपीज करना चाहता है। वो चाहता है कि उसको हम खुश रखें। खुश रखने का उनको लगता है कि अगर हम सेक्रीफाइस करेंगे अपने प्रिय चीज़ों को, या कुछ हम देंगे जो हमें अच्छा लगता है उसको हम देंगे उनको, तो वो प्रकृति प्लीज हो जाएगी। तो क्या करेंगे कि हमने बड़ा मुश्किल से कुछ अन्न इकट्ठा किया है तो अन्न को ले जाके हम दान कर देंगे, प्रकृति को दे देंगे। हमें लगेगा कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्न तो बहुत मुश्किल से मिलता था, जंगल था, तो उसको होम कर देंगे। कहाँ डालेंगे, अग्नि में डाल देंगे। अग्नि क्या है, एक हम मानते प्रकृति का एक फोर्स हो जो देवता के रूप में है। तो अग्नि जो है वो इस होम को ले जाके प्रकृति के सुपर फोर्सेज के पास पहुंचा देगी और ये चला जाएगा वहां पर, और उससे हमको उसके बदले में वर्षा होगी तो हमारा जीवन हमारा सफल हो जाएगा या हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये रिचुअल्स इसी तरीके से सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स है। अरण्यका, ये स्पेसिफिक रिचुअल्स का क्या फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन होगा, ये अरण्यका। जंगल है, जंगल में लकड़ी इकट्ठा करेंगे, होम करेंगे, उसका हम होम करने के लिए गड्ढा खोदेंगे। उसमें हम देखेंगे किस तरह का गड्ढा खोदे। कोई विद्वान उसको एक शेप का गड्ढा खोदने की बात करेगा, वो बोलेगा कि ये गड्ढा जो है जो तारे हैं तारों के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे।
तो मान लिया कि उन्होंने देखा सप्तर्षि तारा, 7 तारों का समूह है, तो उसी तरीके से गड्ढा का शेप बनाएंगे। किसी ने बोला नवग्रह है, तो नवग्रह, तो ये उनका जो डिवाइन रिवेलेशन होता है उसके आधार पे वो उसको करेंगे। वो अरण्यका में आएगा। कहाँ आएगा? अरण्यका। तो संहिता, ब्राह्मण, प्रोज एक्सप्लेनेशन, अरण्यका, सेक्रीफाइस रिचुअल्स को हम देखते हैं। अब आइए बहुत सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद जो हम कर रहे हैं आपके साथ। क्या कर रहे हैं हम बोला आप मेरे नजदीक बैठिए। उपनिषद, उप माने नजदीक, निषद माने बैठिए, नजदीक बैठिए। नजदीक बैठेंगे तो मैं आपको कुछ ज्ञान दूंगा, आप उनको सुनेंगे, संहिता करेंगे, फिर उसके आधार से इंटरप्रिटेशन समझेंगे। तो हम जो आपको ज्ञान देंगे, सभी ज्ञानों का सार जो हम आपको बताएंगे, फिलोसफिकल आइडियाज को, उसमें हम बताएंगे क्या। तो ये नचिकेता पूछता है यम से कि आत्मा क्या है, ब्रह्मन क्या है। तो ब्रह्मन द यूनिवर्स, आत्मा द बॉडी। तो ये दोनों के बीच में, ब्रह्म और आत्मा के बीच में अगर हम बात करें, हम सत्य के उस पराकाष्ठा तक पहुंचे, गो टू द अल्टीमेट ट्रूथ, वो जहाँ के ब्रह्म और आत्मा एक हो जाती हो, इस तरह का फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन करें, तो उसको नज़दीक बैठ के आपको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, तब इंटरप्रिटेशन सही होता है। तो दैट इज दी उपनिषद। तो आपको 4 पार्ट समझ में आ गया होगा, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यका, अनुपनिषद। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से दोबारा इस वीडियो को पीछे करके देख लीजिए और फिर से किताब को पढ़ लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं ऋग्वेदा के बारे में। ठीक, सबसे पहला ऋग्वेदा, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग संस्कृत टेक्स्ट। ऋग्वेदा संहिता कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1028 हाइम से, इसमें कितने हैं? बोला कि सबसे ज्यादा इसमें है कि नहीं? ऋग्वेदा में 1028 है और इसको 10 बुक में अरेंज कर दिया है। तो 10 बुक में पहला और आखिरी ये जो है बाद में जोड़ा हुआ है, बीच के आपके सही है। तो बुक 2 to 7 एक साथ जुड़ा हुआ है, तो माना जाएगा कि ओल्डेस्ट बुक जो है 2 से 7 नंबर की किताबें हैं, तो ओल्डेस्ट पोर्शन से। सामवेदा में अब उसी का हम आगे बढ़ाते हैं, ऋग्वेदा से ही ले रहे हैं, लेकिन हम उसको गाने के फॉर्म में ला रहे हैं। अगर ऋचा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको गाने के फॉर्म में उसको ला रहे हैं। तो इसको हम ऋग्वेदा से लाते हैं और इसको गाने के फॉर्म में ला रहे हैं। यजुर्वेदा, ये परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञ कैसे करेंगे, सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स हमें करने के लिए क्या बात करते हैं, यजुर्वेदा। और अथर्ववेदा जो कि लेटेस्ट वेदा है, सबसे बाद का वेद है। तो क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में हम लोग हाइम्स जो है, कुछ रिचुअल्स है, लेकिन इसमें ज्यादातर हम लोग जादू टोना की बात करते हैं, मंत्र की बात करते हैं, जादू टोना की बात करते हैं। तो अमॉन्ग द ओल्डेस्ट, जब हम लोग उपनिषद की बात कर रहे हैं अभी, ये तो ऋग्वेदा के हम लोग संहिता के संदर्भ में समझे, अब उसको ब्राह्मण और अरण्यका से जोड़ेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं उपनिषद के बारे में। 13 उपनिषद आर कंसिडर्ड टू बी प्रिंसिपल वंस। 13 उपनिषद है जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल उपनिषद मानते हैं। देयर आर 108 उपनिषद इन टोटल तो 108 उपनिषद है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बहुत सारे शाखा होते हैं। शाखा और चरण में ज्यादा कंफ्यूजन मत कीजिएगा, जिसको हम लोग शाखा कहते हैं उसी को हम लोग करीब करीब चरण कहते हैं, है ना, डिफरेंट स्कूल्स। तो ये हम लोगों ने वेदा के बारे में समझा। अब हमने क्या पढ़ा था, स्मृति। स्मृति में हम लोग क्या एक पार्ट और जोड़े थे, वेदांगा। वेदांगा, और इसके आगे क्या पढ़ेंगे, पुराना। वेदांगा, वेदांगा में क्या है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इस पर कभी मान लिया कि आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने की जरूरत होती है। पूछा जाएगा कि वेदा और वेदांगा में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदा एंड वेदांगा। इसको समझ लीजिएगा तो ये आंसर आप लिख पाइएगा।
कि वर्क्स कंपोज टू ऐड एन अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ वेदा। वेदा को समझने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्मृति का, उसको कहते हैं वेदांगा, ताकि हम उसको वेद के जो उच्चारण है, जैसे कि कोई आदमी ओम भूर्भुवः का उच्चारण करता है और कोई व्यक्ति उसको बताया कि नहीं, इसका उच्चारण करने का तरीका ओम ऐसे नहीं, ओम नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, तो ओठ को आप ऊपर कीजिए, जीभ को पीछे की ओर खींचिए और इसका अ निकालिए और बाद में म बोलिए, तो ओठ खुला ही रह गया। ये उसका प्रॉपर उच्चारण मान लिया कोई बताता है, तो ये कहाँ बताएगा? ये इसको जो रिसाइटेशन करने का तरीका है वो शिक्षा, फोनेटिक्स। अब समझ में आया क्या मैं बताना चाह रहा हूं? कि हम ओम बोलने की बात करें, ओम नहीं बोलना है, ओम नहीं। हमने तो लोग क्या बोलते, सोचते हैं कि हम ओम बोल लेंगे, लेकिन अगर हम शिक्षा में हम बात करेंगे, उसको हम मीटर में लाएंगे, उसको हम ग्रामर से जोड़ेंगे, उसको हम तोड़ लेंगे टाइमोलॉजी में, तब उसके साथ हम उसको एक प्रॉपर वे में उच्चारण करेंगे और क्या बोलेंगे कि भाई आप जो है ये मुद्रा में आ जाइए, और जीभ को कहाँ रखना, तालू में सटा लेना है, ओठ अपने आप खुल जाएगा, दांत के बीच में दूरी हो जाएगी और हम बोले लास्ट में ओठ सट जाएगा। तो ये हो गया ओम का उच्चारण। ठीक है। भू, तो भू का मतलब यहां से नहीं, भू का मतलब अंदर से आवाज है, नाथ से आवाज, तो भू। तो ये जो है आपका जो प्रॉपर फोनेटिक्स है, शिक्षा कहते हैं उसको। कि आपको मैंने क्या किया, शिक्षा दिया। वेदांगा यही है, तो शिक्षा है, रटना नहीं है, समझिए इसको। छंद, हमने इसको छंद में तोड़ लिया है कि कितने देर में कितने सांस के बीच में कितने शब्दों का उच्चारण कर लेना है। इसका एक व्याकरण है कि शब्दों को उच्चारण के बीच में लय और ताल है, इसको तोड़ते हैं, निरुक्ता है, कल्प है, और इस सबों के साथ हम जोड़ते हैं कि हमारा ग्रह जो है, जो ग्रह हमारे भविष्य को या हमारे अभी के कंडीशन को अफेक्ट कर रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसको ज्योतिषा कहते हैं। तो ये 6 पार्ट याद कर लीजिएगा, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ता, कल्पा, ज्योतिका। यश का निरुक्ता जो एक 500-200 BC में काम किया है, ये वर्क ऑन द इटाइमोलॉजी ऑफ वर्ड्स ऑफ द ऋग्वेदा, ये आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहीं पर खाली पूरा वेदा पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग वेद के बारे में अलग से भी आपको एक चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम लोग सोर्स के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट अगर यहाँ क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी और आपको मन लगेगा, नहीं तो लगेगा कि रटना पड़ रहा है। डेटिंग द वेदाज, वही मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर हिस्टोरियन बोल रहे हैं कि 1500 BC से शुरू हो जाता, लेकिन चलिए आपको इसके ऊपर में बहुत सारे सोर्सेज से अभी धीरे धीरे और भी रिसर्च चल रहा है। वेदा ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस का है, composed, preserved, transmitted from section by the Brahmins man. They reflect the religious belief practitioner point of view. तो ये आपका रिलीजियस बिलीफ की बात कर रहा है। तो अभी हम लोग 2 संस्कृत एपिक्स की बात करते हैं, महाभारत। अब ये महाभारत एंड रामायण, ये 2 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए या ना आए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है महाभारत के बारे में। कि बोथ फॉल विदिन द टेरिटरी, विदिन द कैटेगरी ऑफ स्मृति। ये स्मृति के अंतर्गत आता है, श्रुति देन स्मृति, और ये ऐतिहासिक है। इसको हम लोग काव्य मानते हैं, रामायण, कभी कभी हम इनको क्या मानते हैं, काव्य मानते हैं। इसको हम लोग एक इपिक या काव्य के तौर पे हम लोग देखते हैं। और ये दिखता है कि रामायण और महाभारत के जो लिखने का जो संस्कृत का जो ढंग है, जिस स्ट्रक्चर में दोनों लिखे गए हैं, या जिसको श्रुति या स्मृति से हम लोगों ने इसको सीखा है, इसे समझ पाते हैं कि दोनों करीब करीब एक ही टाइम फ्रेम में की गई किताबें हैं। क्योंकि रामायण में कुछ महाभारत के कैरेक्टर मिलते हैं और महाभारत में कुछ रामायण के कैरेक्टर मिलते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकली समझें कि कौन पहले कौन बाद में हुआ है, तो देयर आर सो मेनी हिस्टोरियंस, मैं अपने कोट नहीं करूंगा, देयर आर सो मेनी हिस्टोरियंस
जो कि इस पर काफ़ी काम किए। और काम करने के बाद उन्होंने ये बताया कि महाभारत, चूंकि आपको यमुना नदी के किनारे की बात है, तो यमुना तो इधर है और गंगा इधर जा रहा है, ठीक। तो इस एरिया में जहाँ महाभारत हुआ है, हस्तिनापुर वगैरह, और गंगा यहाँ अयोध्या, रामायण, तो यहाँ तो सिविलाइजेशन बाद में आई। तो महाभारत का टाइम पहले का है, अयोध्या का टाइम बाद का है। तो ये भी आपका इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। लेकिन हाँ, दोनों के बीच का अंतराल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दूसरी बात है कि महाभारत में थोड़ा प्रिमिटिव सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे कि ट्राइबल सिविलाइजेशन की बात ज़्यादा हो रही है, महिलाओं का रोल ज़्यादा प्रोमिनेंट है। रामायण में जाके कोडिफिकेशन लगता है कि महिलाओं को बांधा गया है कि भाई इस तरीके से समाज में रहना है। तो लगता है कि महाभारत पहले का है, रामायण बाद का है, लेकिन एक ही टाइम फ्रेम के बीच के आसपास की बातें हैं। महाभारत रेफर्स टू वाल्मीकि एंड द रामायण मेंशन्स द कुरुज। ये कैरेक्टर दोनों में आ रहे हैं, हस्तिनापुर, जन्माजे। तो इसलिए लगता है कि उस समय का जब काव्य खंड के जो लिखे गए हैं दोनों के, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो कंपोजिशन ऑफ महाभारत को हम लोग मानते हैं कि 400 BC टू 400 CE। एट द सेम टाइम रामायण का भी हम लोग यही कंपोजिशन मानते हैं कि 400 टू 500 BC टू 3rd century CE के बीच में ये ईपिक एज है। महाभारत में अगर हम देखें तो इसमें 18 पर्व की बात करते हैं और 2 मेन इसके ब्रांचेस चलते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो इसमें क्या है भाई, महाभारत में कि कजन्स हैं, आपस में लड़ते हैं, कौरव और पांडव। कुरुक्षेत्र लड़ाई का है और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है इसमें डाले गए हैं। धीरे धीरे इंटरपोलेशंस बढ़ते चले जाते हैं। व्यास का नाम आता है। तो ये एक इंसाइक्लोपीडिक वर्क है, हीरोइक वर्क है। इसी में भगवत गीता की भी बात करते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को संवाद दिया। तो ये जो महाभारत का है, और सेटिंग क्या है, इंडो गंगेटिक डिवाइड, अपर गंगा वैली। महाभारत में जो मैं बात कर रहा था, स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर की बात होती है। तो मतलब कि अर्ली सोशल स्टेज की बात हो रही है। यहाँ पर महाभारत में नियोग वर्ड का इस्तेमाल होता है। नियोग का मतलब होता है कि हस्बैंड जो है अपने वाइफ का कंजुगल राइट्स जो है वो किसी और आदमी को दे सकता है ताकि बच्चे पैदा हों। तो ये जो सोसाइटी का प्राइमरी स्टेज है। रामायण में तो ऐसी बातें हैं नहीं। रामायण में तो सती की बातें होती है, अनुसुईया सती, सीता सती, इसकी बातें होती हैं। मतलब कि तो यहाँ पर जो है, तो इसीलिए कुछ क्या कहते डिबेट हो सकता है कि विच वन इज द अर्ली सिविलाइजेशन। तो ये बात का यहाँ डिबेट किया हुआ। डोंट टेक इट इन दैट वे कि हम रिलीजियस डिस्कोर्स कर रहे हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग एक तार्किक विश्लेषण करने की बात कर रहे हैं, जो उपेंद्र सिंह की किताब में दिया हुआ है। रामायण का जो है ये 2 मेन रिसेंशन इसमें भी है, नॉर्थ एंड साउदर्न। तो लैंग्वेज जो है थोड़ा ज़्यादा नॉर्थ का थोड़ा ज़्यादा इलाबोरेट है। इसमें 7 कांड की बात है, बाल कांड और उत्तर कांड लास्ट है। ये दोनों कांड बाद में लिखे गए हैं लगता है। सबसे पहला कांड अगर है तो अयोध्या कांड है, राम का जन्म। तो ये कांड बाद में इंटरपोलेशंस किए गए और उत्तर कांड भी बाद में लिखा गया है। बेसिक स्टोरी तो रामायण का आप जानते ही हैं कि राम है, कौशल के राजा हैं, वनगमन होता है। नहीं, एक संस्कृत में बोला कि एक बार कहीं मीटिंग हो रही थी, किसी ने बोला कि रामायण को आप कितने कम शब्दों में बता सकते हैं। तो हमने बोला कि भाई मैं बता सकता, मैंने कोशिश करो। तो बोला करो, ठीक है। तो मैंने बोला आदो राम बनो गणादि गच्छन्नम, मतलब संस्कृत का श्लोक था। मतलब कि राम वन में गए, सीता का हरण हुआ, रावण उसको ले गया, मतलब ये सब संस्कृत में श्लोक आता। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि आप मिनिमम शब्दों में रामायण का आपका स्टोरी बताया जा रहा है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं किया जा रहा है, सो दैट कि हम अंडरस्टैंड करें कि 3rd 4th सेंचुरी BC में ऑलमोस्ट क्या सोशल कंडीशन रहा होगा।
ये सोशल कंडीशन इस तरीके से फॉर्म किया होगा और कोडिफिकेशन ऑफ लॉज जो है इस तरीके से चालू हुआ होगा। दैट इज द स्टोरी। द कम्पैक्ट वोकेबुलरी स्टाइल बताता है कि ये सिंगल इंडिविजुअल जो है वाल्मीकि के तरह के लोगों ने इसको दोनों को लिखा होगा। तो ये कंट्रोवर्सी में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम लोग महाभारत एज ए ब्राह्मणिकल रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग समझते हैं। एक जेम्स एल फिट्जगार्ड गेराल्ड है जो बताते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करते हैं। फिट्जगार्ड जो है आर्ग्यू करते हैं कि महाभारत एक ब्राह्मणिकल रिस्पॉन्स किस कारण से है, क्योंकि उस समय जिस समय लिखा जा रहा था बुद्धिज्म और जैनिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे, तो ब्राह्मणिकल लोगों ने उसी के रिस्पॉन्स में महाभारत की रचना किया है। क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में नंद और मौर्य की बात हो रही है, मौर्य एक डायनेस्टी आ रहा है जो कि, तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर इसी के रिएक्शन में एक महाभारत और रामायण की इपिक को बनाया। अब ऐसा है कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि महाभारत की कहानी या रामायण की कहानी क्या जैन में बुद्धिज्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि ये इपिक ट्रेडिशन जो है जैना में जो बोलते हैं, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको ध्यान से समझिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग समझ में आता है, बड़ा हिस्टोरिकल सही भी लगता है कि जैन लिटरेचर में महाभारत के बारे में बोला गया है कि हमारे जो अरिष्ट नेमी हैं, जो 12वें तीर्थंकर है, महावीर क्या में थे? 24वें थे। तो अरिष्ट नेमी क्या है? 22वें तीर्थंकर है, सॉरी 22वें तीर्थंकर। तो उनका जो है, और यहाँ पर वार हुआ है दो के बीच में। अरिष्ट नेमी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, संत है, और वो दो वार का जिक्र करते हैं। एक जरासंध जिसके साथ कौरव लोग जुड़ गए, जरासंध के साथ कौन जुड़ गए? कौरव लोग जुड़ गए। जरासंध कहां पर? तब मगध, ठीक। और यादवा मतलब कृष्ण जिसके साथ पांडवा जुड़ गए। इन दोनों के बीच की लड़ाई है। और एक कहानी भी आती है कि जरासंध और भीम का लड़ाई होता है जिसमें जरासंध मारा जाता है, ये कहानी भी है। तो अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर जो है उनके द्वारा जो सेंट्रल फिगर है वो जैन ट्रेडिशन में ये बात कर रहे हैं। अकबर जो है वो धर्म के ऊपर में बड़ा काम किए हैं। उन्होंने क्या किया, अपने विद्वान दरबार में बहुत सारे विद्वानों को बुला के धर्म की व्याख्या करने को बोलते थे, इबादत खाना फतेहपुर में। और अकबर जो है वो एक रज्मनामा लिखवाए, और बहुत सारे कहानियां हैं जो पर्शियन में कुछ लोगों ने समझा था। तो ये अकबर जो है इसको लिखवाए रज्मनामा में, और महाभारत को एक न्यू एंगल से समझने की कोशिश की है। बुद्धिज्म में दशरथ जातक एक होता है, दशरथ जातक में राम की कहानी कही गई है। प्राकृत में विमल चूड़ी हैं जो जैन वर्षन में जो करते हैं, तो पौमा चिरऊ ये कहानी है राम के बारे में। तमिल में कम्बन की रामायण है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं इराम वत्रम कम्बन। रामचरितमानस तो तुलसीदास जो अकबर के समय में ही लिखे थे। रामा स्टोरी नरेटेड इन तिब्बत में भी है, म्यांमार में, लाओस में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में। तो हम ये बात जरूर देखते हैं कि राम आइदर इन एनी फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम महाभारत डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट ट्रेडिशंस में रामायण और महाभारत के बारे में जिक्र है। अब आप पूछेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? यही से पूछेंगे वो विमल चूड़ी का कौन सा है, तो भाई पौमा चिरऊ जैना वर्षन है। कंबन की रामायण का क्या नाम है, तो रामवत्रम। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। या अरिष्ट नेमी कौन थे, तो अरिष्ट नेमी 22वें जैन तीर्थंकर थे जो जरासंध और यादवा के बीच की लड़ाई को दिखाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो महाभारत एंड रामायण हैव इंस्पायर्ड द आर्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग, प्लेज, डांस, ड्रामा, टेलीविजन, सीरियल, फिल्म्स। ये तो सही बात है, हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर लेता है। अब हम लोग देखते हैं कि महाभारत वाकई में क्या हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है कि नहीं।
तो हिस्टोरिकल एविडेंस में जिस तरीके का काव्य में जिक्र किया गया है उस तरह का एविडेंस तो नहीं मिल रहा है। खुदाइयाँ तो बहुत हुई हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किया गया, जहाँ जहाँ समझा गया कि महाभारत से जुड़े हुए वो जगह हैं, जैसे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपत, बागपत, मथुरा, बैरत, ये सब जगह है जहाँ की खुदाई हुई। खुदाई में मिला क्या? खुदाई में ब्रह्मास्त्र तो मिला नहीं, वो सब चीजें तो है नहीं, अगर होगा भी तो पता नहीं। लेकिन जो मिला है उस हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि पेंटेड ग्रेवियर मिला है। मतलब कि उस जगह पर सिविलाइजेशन कम से कम 3000 साल पुराना था। मतलब कि हड़प्पा के आसपास में वहां पर सिविलाइजेशन था। पेंटेड ग्रेवियर है ना। तो ये तो था पेंटेड ग्रेवियर। पेंटेड ग्रेवियर में सजेस्ट द पीपुल हु लिव्ड देयर इन द, इसका मतलब है कि जो पेंटेड ग्रेवियर लोग हैं वो क्या होगा, अनाज रखने के लिए किस तरह का बर्तन बनाएंगे, ऐसे बर्तन बनेगा जिसमें कि हाथ डाला जा सके। पानी रखने के लिए किस तरह का बर्तन बनाएंगे, इस तरह का बर्तन बनाएंगे ताकि इसमें से पानी निकालना, हाथ ना घुसे, पानी निकल जाए। खाना बनाने के लिए किस तरह का बर्तन बनाएंगे, इस तरह का बर्तन बनाएंगे, है ना, इस तरह का, ताकि जो है इसमें कलछुल छोलनी अपना डाला जा सके। तो ये पेंटेड ग्रेवियर का मतलब ही होता है कि यहाँ पर लोग पेस्टोरल थे, पशुओं को पालते थे, घी निकालते थे, दूध निकालते थे, ये उनका मेन इकोनॉमी रहा होगा। तो यहाँ पर जो मत्स्य एंड वायु पुराना जो है वो बताता है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग निचाक्षु, परीक्षित के लड़के, परीक्षित मतलब अर्जुन का पुत्र परीक्षित, परीक्षित का पोता, इसका नाम है निचाक्षु। उस समय गंगा में बहुत बड़ा बाढ़ आया था और हस्तिनापुर से कैपिटल को शिफ्ट करना पड़ा था और कौशाम्बी ले जाना पड़ा था। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अर्जुन के पुत्र हो गए परीक्षित, अब परीक्षित के पोता हो गए निचाक्षु। और निचाक्षु के समय में मतलब कि उसके बाद में गंगा में बाढ़ आया था। तो हिस्टोरिकल एविडेंस से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से बातें मिलती है। यमुना नदी पहले इंडस की ओर जा रही थी, भूकंप आया, बाढ़ आया और यमुना नदी का कोर्स बदल के किधर चला गया, गंगा की ओर चला गया। तो ये इस बार आईएएस का क्वेश्चन है, पीटी का, आप देखिएगा ध्यान से, इस बार का क्वेश्चन है। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट मिल सकता है। हस्तिनापुर में क्या हुआ, फ्लड इन द गंगा, ये पुराने के अकाउंट में। कुछ लोग बोलते थे कि पुराना किला जिस जगह पर बना है वही हस्तिनापुर था। तो हस्तिनापुर मतलब इंद्रप्रस्थ था। तो इंद्रप्रस्थ जो कैपिटल बनाया था कौरवों ने। तो क्योंकि बाद में उस पुराना किला के एरिया में एक गांव था, उस गांव का नाम था इंद्रपत। तो लोगों का कहना था कि भाई यहाँ कहानियां जो बनी हुई यार, गांव का भी नाम इंद्रपत है, हो सकता है इंद्रप्रस्थ का ही पुराना नया नाम होगा। तो शमशिराज आसिफ का तारीख फिरोज शाही 14वीं सेंचुरी में, 14वीं सेंचुरी में फिरोज शाही। मैं क्यों बोला, ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ से अगर कंसेप्ट हम उठा लेंगे तो हिस्ट्री पढ़ना हमको आ जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में तारीख फिरोज शाही जो लिखा गया, तो हुमायूं ने वहां पर जो फोर्ट बनाया था, वो फोर्ट के टाइम में बोला था कि भाई इंद्रपत नाम का विलेज वहां पर था 14वीं शताब्दी में। तो हो सकता है कि वही इंद्रप्रस्थ रहा हो। तो इसको फिर से खुदाई किया गया वहां पर। 14th सेंचुरी का स्टोन इंस्क्रिप्शन है, इसमें नारायणा विलेज जो दिल्ली के वेस्ट में है, वहाँ इंद्रप्रस्थ की बात करते हैं। मतलब दिल्ली के आसपास यमुना अभी भी है और वहाँ पर बात की जा रही है कि वहाँ पर हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ रहा होगा। पुराना किला का एक्सकैवेशन किया गया आज़ादी के बाद, 14-15 साल तक एक्सकैवेशन हुआ। इसका फोटोग्राफ आपको हमारे बुक में मिल जाएगा, अभी तो हम यहाँ नहीं डाले। तो एक्सकैवेशन में आप देखिएगा वहाँ पर कि वहाँ पर डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट चीज़ें मिली हैं। तो बोला कि भाई वहाँ पर तो 4th सेंचुरी BC का भी सामान मिला है। तो मतलब यही टाइम रहा होगा कुरुक्षेत्र का। तो अभी हाल में जो एक्सकैवेशन किया गया 2017-18 में, कुछ और प्री मौर्य लेवल के भी कुछ सामान मिले हैं। मतलब कि वही बात सामने आ रही है कि 300 से 400 साल पहले वहाँ पर रहा होगा।
कभी कभी क्या होता है कि जब हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल कल्चर हमको उस समय नहीं मिल पाता है। राम को लेके भी एक जो बाबरी मस्जिद जो तोड़ा गया, उस समय फिर से एक्सकेवेशन की बात हुई, हाई कोर्ट ने बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि खोद के देखो। तो ये जो आपका हुआ है वहां फिर वही मिला, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब फिर वही है कि भाई ये जो है पेस्टोरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। और ये जो है आपका इसका डेट जो है जो 700 BC के आसपास में भी देखा गया। तो जब 2-3 का एक्सकेवेशन जो ASI ने किया इलाहाबाद हाईकोर्ट का बाबरी मस्जिद के बाद, तो वही चीज देख रहा है। तो ये चीजों को हम लोग जिक्र कर सकते हैं। आई एम फाइंडिंग दैट बेस्ड ऑन दिस, इतना पढ़ लेते हैं अगर आप, तो आपका एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप कर जाता है वेदा के बारे में, वेदांग के बारे में, वेदा के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। और कुछ MCQ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऋग वेदा संहिता में कितने हाइम्स हैं भाई, आप लोग को याद आ रहा होगा कुछ हद तक। पेंटेड ग्रेवियर ये कब की बात हो जाती है, महाभारत गोज बैक कब जा रहा है। ये जो है फिट्जगेराल्ड ने क्या बोला था, कुछ MCQ टाइप का क्वेश्चन है। ये रज्मनामा किसके टाइम में लिखा गया, इसका हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्लीज राइट दिस, व्हाट आर द 4 वेदाज, स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक लिटरेचर, वेदांगा टेक्स्ट, हाउ दे आर रिलेटेड टू वेदाज। ये क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इसका हिंट दिया हुआ है कि आपके आंसर में क्या क्या टॉपिक आएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में पढ़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लॉन्ग आंसर टाइप 4 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या, आर्कियोलॉजी कैन नॉट रिलाई रियली प्रूव और डिसअप्रूव द हिस्टोरिसिटी ऑफ इपिक इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स। इसको आप कैसे क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। इफ यू एनालाइज दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, यकीन मानिए कि मेंस में आप अच्छा लिख सकते हैं। तो आप एक पैटर्न से अगर तैयारी करते हैं, 8-9 महीना टाइम लगता है और आप बिल्कुल एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। दिस इज द वे बाय विच यू शुड स्टडी, कि आपको पीटी का भी क्वेश्चन देखना है, मेंस का भी राइटिंग करना है विथ एवरी कंसेप्ट। और ये करने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे रिगार्डिंग द पुराण एंड धर्मशास्त्र। ये हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में इसको डिस्कस करेंगे।